नमस्कार दर्शक मित्रों, फिर से एक बार आप सबका स्वागत है बोनेरो ब्रांड पंडित के इस अलाइदे शो में जिसका नाम है व्यापार की बात। और दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं सीजन 2 पावर्ड बाय वस्त्र मोबाइल ऐप। दोस्तों, ये जो प्रयास हम कर रहे हैं, लोगों ने इसे बहुत चाहा है और इसीलिए लोग हमारे साथ जुड़ते रहे हैं और वस्त्र ऐप हमारे साथ इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी सहायता में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर एपिसोड में हम किसी न किसी एक सफल व्यक्ति के साथ जिन्होंने व्यापार में अपना नाम किया है, उनके साथ उनकी जिंदगी का सफर, उनकी बातों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब तक हम बहुत सारे ऐसे व्यापारी से मिल चुके हैं। आज एक विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ अब तक जितने भी लोग जुड़े थे वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस, एक बहुत ही सालों से जो बिजनेस में थे, ऐसे लोग थे। आज जिनसे मिलने जा रहे हैं वो शायद मैं कह सकता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी के एक प्रवक्ता है या युवा पीढ़ी की एक उनकी सेगमेंट से आ रहे हैं, जो कि अपने बिजनेस की 3rd जनरेशन में है। और जो हम डिजिटल युग की बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा सा काम किया है। ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है। दोस्तों, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं अभिवादन करना चाहूँगा और हमारे इस शो में आमंत्रित करना चाहूँगा अंकुर तुलसियान जी को, जो कि शहर की बहुत ही जानी मानी GR डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड से वास्ता रखते हैं। ये उनकी 3rd जनरेशन के यंग एंटरप्रेन्योर है और आनंद सारीज के नाम से पूरे मार्केट में लोग जिनको जानते हैं। वैसे अंकुर तुलसियान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो के अंदर। थैंक यू, बहुत बहुत अभिवादन आपका। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इनके साथ हम बातचीत का दौर आगे बढ़ाए, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अंकुर जी, क्योंकि आप 3rd जनरेशन से, जैसे आपने हमको बताया, तो आपकी ये जो सफर है, क्योंकि आप तो रेडीमेड बिजनेस पे बैठे थे, तो क्या अनुभव रहा? क्योंकि आपके शायद दादाजी यहाँ पे आए होंगे, तो थोड़ा सा उनका यहाँ आना और आपका इस बिजनेस में आना, ये कैसे एक संजोग हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, मेरे दादाजी दिल्ली से यहाँ सूरत आए थे 1948 में। उन्होंने सूरत में आके, तब बहुत छोटा शहर था सूरत, धीरे धीरे उन्होंने अपना काम यहाँ स्टार्ट किया। फिर मेरे अंकल और मेरे फादर उस समय पढ़ाई कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी सबकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, वो लोग भी दिल्ली से यहाँ सूरत शिफ्ट हुए और बाद में उन्होंने यहाँ पे एक प्रोसेस हाउस की स्थापना करी जी। 1967 में प्रोसेस हाउस की यहाँ पे इन्होंने स्थापना करी। और मेरे दादाजी दिल्ली से यहाँ सूरत आए थे 1948 में और उन्होंने यहाँ पे बहुत ही कपड़े की शुरुआत करी थी, कपड़े बेचने की शुरुआत करी थी। बहुत ही, जब सूरत शहर बहुत छोटा शहर था, बहुत कम लोग यहाँ रहते थे। बाद में जैसे हमारे फादर और मेरे सब अंकल की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो वो लोग भी सूरत शिफ्ट हुए। ओके। उनके साथ उनके व्यापार में वो लोग जुड़े और बाद में इन्होंने 1974 में प्रोसेस हाउस की नींव डाली यहाँ सूरत में। और 1981 में हमने आनंद सारीज ब्रांड की शुरुआत करी। तब से ये आनंद सारीज ब्रांड हमारा, क्या बात, मतलब 40-42 साल हो गए इस ब्रांड। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मैं 2004 में अपने इस फैमिली बिजनेस में आया। ओह, कैसा आपको लग रहा है? क्योंकि उन्होंने जब नींव डाली, क्योंकि ये भी एक सोचने वाली बात है कि उस जमाने में 74 में एक प्रोसेसिंग हाउस डालना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साहस कह सकते हैं हम, क्योंकि वो जमाने में इतना बड़ा साहस करने के बारे में कोई सोचते नहीं थे। जब जैसे कि आपने बताया कि आनंद सारीज भी आप करीब 40+ ईयर्स की एक ब्रांड मार्केट में चल रही है और इतने अच्छे परिवार से, क्योंकि बिजनेस सेटल था, तो आपको कैसे ख्याल है कि मैं भी इसी बिजनेस के अंदर आगे जुड़ जाऊं? एक ये फैमिली बिजनेस था। बचपन से मैंने देखा था कि हम लोग सब टेक्सटाइल से जुड़े हुए थे जी। कपड़े की अच्छी वो थी और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए। तो स्टडीज़ के बाद मेरे को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। एक हमारा जॉइंट फैमिली है और मैं अपनी जनरेशन में सबसे यंगेस्ट हूँ, तो सबका मेरे को बहुत अच्छे से प्यार और अच्छे से सीखने को मेरे को बहुत मिला। तो जैसे मैं आया तो सबने मेरी बहुत हेल्प करी कि भाई
अपना जो जमा टेक्सटाइल बिजनेस है, आप इसमें जुड़िए हमारे साथ और इसको और अच्छे से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। आपने जैसे बताया कि आप जॉइंट फैमिली में है, तो कौन कौन है आपके मतलब परिवार के अंदर? हमारी जैसे जॉइंट फैमिली है तो मेरे ताऊजी हैं, हम लोग 8 मतलब उनके 8 ब्रदर्स का एक परिवार है। ओह, क्या बात। और काफी सब साथ में ही रहते हाँ जी, हैं? हाँ जी, हम लोग रहने का हमारा पास में ही है, जी। वॉकिंग डिस्टेंस में हम लोग सब, हमारे सबके घर हैं, हम लोग सब वहीं रहते हैं और बिजनेस हमारा सबका साथ में है। क्या बात है। मैं आपसे इसी के बारे में पूछना चाहूँगा। दर्शक मित्रों, बहुत कम ऐसा होता है कि इतने बड़े परिवार के लोग साथ में रहते हैं और बिजनेस भी साथ में कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, या तो बिजनेस अलग होते हैं या तो रहने के घर अलग होते हैं। ये आप दोनों साथ में कर रहे हैं। आप बहुत तकदीर वाले भी है, क्योंकि आपको ताऊ जी, दादाजी, नाना जी के साथ रहने को मिल रहा है। तो खास करके क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं कि बिजनेस में जब साथ में होते हैं? कई लोग इसको चैलेंज भी कहते हैं और कुछ लोगों को इसको एसेट भी बोलते हैं कि हम बहुत तकदीर वाले के साथ में काम कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये कोई बहुत अच्छी बात है कि जब कोई भी यंग जनरेशन बिजनेस में ज्वाइंट होता है, अगर उनको एक्सपीरियंस अपने से बड़ों लोगों का मिलता है तो उनको ग्रो होने में, उनको सीखने में ये बहुत ही अच्छी बात है। और अपने से सीनियर आदमी के साथ काम करने से उनसे सीखने को बहुत मिलता है कि बिजनेस हमें कैसे करना चाहिए, व्हाट आर द बिजनेस एथिक्स, वो हमें बहुत अच्छे से मालूम चलता है। आप भी इसी व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं और आपने भी बहुत जल्दी इसमें अपना एक खास मकाम हासिल किया हुआ है, उसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा और आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि आप क्योंकि आप अपने बुजुर्गों के साथ भी रहे हैं, तो आप इतने सालों से आपका व्यवसाय है, तो ऐसी कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं कि वैल्यूज़ है, या ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें होंगी जिसके आधार पे आप इतने सालों से अपने बिजनेस का ग्रोथ ले रहे हैं? वैल्यू में ऐसा है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है या कोई भी चीज़ें बनानी है, एक रीजनेबल रेट होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का एक मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, तभी आपका एक ब्रांड बनेगा। कस्टमर आपका जो प्रोडक्ट ले तो उसको लगना चाहिए कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है, एक रीजनेबल चीज़ में हमें प्रोडक्ट मिला है, तभी आपका ब्रांड एक फेमस ब्रांड बन सकता है। और इसीलिए शायद आप 40 सालों से अपनी आनंद सारीज की ब्रांड को लोगों तक लेके जा सकते हैं और आप इसको अभी भी टिका के रख सकते हैं। आप नई पीढ़ी से है, तो आप जब बिजनेस में जुड़े होंगे तब आपके जो बुजुर्ग है या आपके जो सीनियर है, शायद उनकी कुछ अपेक्षाएं आपसे डिफरेंट रही होगी कि आप कुछ नया करें, क्योंकि ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जो बिजनेस में ऑलरेडी फैमिली के मेंबर्स है, बिजनेस सेट होते हैं, तो वो अपने बच्चे को कहते हैं कि आप कुछ नया करो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने का एक मौका मिलता है। तो आपने आपके परिवार की कुछ एक्सपेक्टेशन होगी और आपने भी कुछ नया किया होगा। यस, बिल्कुल। मैं जब पढ़ के आया तो मैं बिजनेस में लग गया था, तो हमारे पास लिमिटेड स्टेट्स के ही बिजनेस थे। ओके। नॉर्थ इंडिया का ही सबसे ज्यादा हमारे पास व्यापार था, क्योंकि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली से हमारे पास यूपी का, बिहार का, दिल्ली का, इस तरफ का ज्यादा व्यापार था। तो मन में हमेशा इनको ये रहता था कि भाई हमारे पास साउथ का भी व्यापार हो, ईस्ट साइड का भी व्यापार हो। तो धीरे से उस चीज में हमको मन था पापा लोगों का कि भाई वहाँ पे भी हमारा अच्छा व्यापार हो। तो जैसे मैं व्यापार में आया तो उन्होंने कहा कि भाई हमको साउथ का व्यापार डेवलप करना है, तो ट्रेडिंग हमने साउथ की हमने स्टार्ट करी। बहुत टूर करने पड़े, वहाँ पे गए, वहाँ पे पता किया कौन अच्छे व्यापारी हैं जी, उनसे मिले, उनको बुलाया, वहाँ के अच्छे एजेंट्स कौन हैं उनसे मिले, उनको बुलाया दुकान पे, और एक हमारा साउथ का व्यापार जी अच्छा डेवलप हुआ। तो इस तरह से आपने एक एक्सपांशन, हाँ, ट्रेडिंग का हमने एक एक्सपांशन किया कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया में कस्टमर्स थे तो उसके साथ हम लोग साउथ के कस्टमर्स भी जोड़े, ईस्ट के कस्टमर भी जोड़े, तो एक हमारा व्यापार का एक्सपांशन हुआ। अक्सर ये होता है कि परिवार का जब बिजनेस चल रहा होता है तो नई जनरेशन को एक्सपांशन के लिए दौड़ाते हैं, और आपने भी बिल्कुल वही किया। तो ये जब आपने साउथ में जाके वहाँ बार बार जाके विजिट करके जब आपने बिजनेस फैलाया, तो आपका जो अनुभव रहा, तो वो अनुभव से आपने सीख के क्या कुछ नया करने की कोशिश की? जब मैं साउथ में गया तो मैंने ये देखा, वहाँ पे तमिलनाडु में एक सिटी है चेन्नई जी, वहाँ पे हिंदुस्तान के सबसे बड़े 5 रिटेलर्स हैं। ओके। शर्वनास, पोथीज, नल्ली और आरएम के भी, ये इतने बड़े रिटेलर्स हैं जहाँ पे डेली के
मोर देन 500-600 कस्टमर्स डेली जी इनके यहाँ विजिट करते हैं, इनके यहाँ से सामान परचेज करते हैं, खरीदते हैं और फिर ले जाते हैं। जी इतना बड़ा कस्टमर का वॉल्यूम अंडर वन रूफ अटेंड करना, इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज। मतलब देख के एक मन में होता था यार, इतने बड़ा कस्टमर का ग्रुप एक सिंगल अंडर वन रूफ कैसे ये लोग मैनेज कर रहे हैं। हम लोग सूरत में ये सब क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, फिर भी हम लोग नहीं कर पा रहे। सूरत में जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि हम पूरे दिन में 10-15 कस्टमर अटेंड करते थे और हम लोग थक जाते थे। अगर सीजन के समय हमारे पास 20-25 कस्टमर आ जाते थे एक बार में, तो उनको वेटिंग में रखना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड सैंपल्स होते थे। जी कस्टमर्स जो हमारे पास आ रहे हैं, पहले जो कस्टमर बैठे हैं वो हम उनको कैसे कह देंगे कि भाई आप उठिए, दूसरे कस्टमर्स आ गए। तो वो जब अपना वो लोग सेटिस्फाइड हो जाते थे, कपड़ा छांट लेते थे, उसके बाद दूसरे कस्टमर्स आते थे। तो एक लिमिटेड टाइम में ही हमें कस्टमर अटेंड करना होता था। तो एक मन में कैसा रहता था कि भाई हम कैसे एक साथ 50 कस्टमर्स अटेंड कर लें, कैसे हम एक साथ 100 कस्टमर्स अटेंड करें। साउथ में ये लोग इतने सारे कस्टमर्स एक साथ अटेंड कर पा रहे हैं। 5-5 फ्लोर के उनके शोरूम। सूरत में हम लोग क्यों नहीं? तो सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत कॉस्टली हो रहा था सर, कि एक शोरूम आप बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो, फिर उसके लिए सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए जी, सेल्समैन होने चाहिए, उतने सैंपल्स होने चाहिए, फिर एक साथ सब कस्टमर्स को अटेंड करना। और एक यहाँ पे एक लिमिटेशन थी सर कि सुबह 10 बजे ही हमारा मार्केट खुलता है जी, और शाम को 8 बजे वो बंद होता है। तो उस दौरान में ही हमें अपने कस्टमर्स अटेंड करने हैं। इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस कि एक लिमिटेड टाइम में हमारी चीज़ें हमें रिप्रेजेंट करनी है जी। तो एक चैलेंजिंग था सर वो एक हमारे लिए कि भाई कैसे मैं करूँ। वो मेरे दिमाग में हमेशा एक थॉट आते रहते थे कि इस चीज़ों के लिए हम कुछ करें, कि अगर हम लोग एक साथ 100 कस्टमर्स अटेंड करना चाहें, 500 कस्टमर अटेंड करना चाहें, तो हम कैसे करें। ये एक थॉट्स दिमाग में चलते रहते थे कि भाई जब साउथ में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है तो सूरत में क्यों नहीं। जी, तो एक आप जो आनंद सारीज से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका जो बिजनेस रहा है वो ज़्यादातर B2B में रहा है या B2C? क्योंकि जो साउथ के शोरूम्स आप बता रहे हैं वो ज़्यादातर B2C में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉक इन कस्टमर्स आते हैं, बल्कि कुछ टूरिस्ट स्पेशली उनका नाम लेके कि भाई हमको नाली में जाना है, और वहाँ पे एक दिन का, आधे दिन का टूर जैसा वहाँ पे वो लोग प्लान करते हैं 100%। जबकि सूरत अपने आप में एक टेक्सटाइल हब है, बहुत बड़ा टेक्सटाइल का बाजार यहाँ पे है, इतने सारे सराउंडिंग जगह से लोग यहाँ पे बल्क परचेज के लिए आते हैं। तो ये दोनों मार्केट का एक डिफरेंस है। तो जब आपको ये महसूस हुआ कि हम इतने कस्टमर को क्यों कैटर नहीं कर सकते हैं, तो ये जो एक मैं कहता हूँ चुभन रहती है हमें कि भाई कुछ करना है, और ये शायद एक पिन पॉइंट रहा होगा। तो इसके बारे में आपने क्या सोचा कि किस तरह से हम ज़्यादा कस्टमर तक पहुँच सके? हम लोग साड़ी जो बना रहे हैं वो एंड यूजर फीमेल्स के लिए ही बना रहे हैं जी, और मेरा हमेशा यही मन रहता था कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट हम अपने कंज्यूमर से कैसे जुड़े। ओके, कि हमने कोई प्रोडक्ट उनके लिए बनाया है, उनको जब मिले तो उनके चेहरे की खुशी क्या है, उनके मन के थॉट्स क्या है, उनको हमारी चीज़ पसंद आई कि नहीं आई, हमारी क्वालिटी अच्छी लगी कि नहीं लगी। तो एक माध्यम चाहिए था कि भाई हम डायरेक्ट हम एंड यूजर तक कैसे पहुंचे। मतलब B2C में आना था आपको? बिल्कुल। B2B फाइनल उसका जो स्टेज है वो B2C का ही है जी। मैन्युफैक्चरर एक होलसेलर को बेचता है, होलसेलर एक सेमी होलसेलर को बेचता है, और सेमी होलसेलर एक रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है। तो कैसे मैं डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच जाऊं, ऐसे मेरे थॉट्स पहले से ही थे कि भाई हमारे कस्टमर्स डायरेक्ट हम उनके पास पहुंचे और उनसे अपने प्रोडक्ट का व्यू लें और क्या चीज़ हम उसमें बेहतर बना सकें जिससे उनको वो चीज़ पसंद आए जी। तो ऐसे थॉट्स थे कि भाई कोई ऐसा मैकेनिज्म हम सेट करें। तो जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, सब मैंने व्यापार जब सीख लिया, तो इंडिया में फ्लिपकार्ट कंपनी आई 2009 में जी। उस समय मैंने देखा कि ऑनलाइन एक पोर्टल है जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं और जो उन्हें चाहिए घर बैठे वो ऑर्डर दे सकते हैं।
तो मन में आया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भाई हम घर बैठे कोई भी चीज़ को ऑर्डर दे और हमारे घर पे। तो जब 2009 में ये चीज़ों की शुरुआत हुई तो इंडिया में थोड़ा सा इसका चैलेंजिंग था कि इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था और टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेडेड नहीं थी। थोड़ा सा मन में डर भी लगा रहता था लोगों को कि भाई हम कैसे ऑर्डर दें, कैसे हम प्रोडक्ट अपने मंगाएं, वो सब बहुत चैलेंजेस थे। आफ्टर उसको स्टडी करना स्टार्ट किया, लेकिन 2011-12 में जब ये चीज़ें और स्मूदर होने लगी और बेहतर चलने लगी, तो मैंने डिसाइड किया कि जब मोबाइल बिक सकता है, दूसरे प्रोडक्ट्स बिक सकते हैं, तो क्यों नहीं साड़ी। जी। तो देखा कि भाई साड़ी भी ऑनलाइन बिक रही है, तो मन आया कि भाई जब दूसरे लोग साड़ी बेच सकते हैं तो हम क्यों नहीं बेच सकते। जी। हमारे में क्या कमी है, हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि भाई हम भी फ्लिपकार्ट से जुड़े, हम भी अमेज़ॉन कंपनी से जुड़े और हम अपनी प्रोडक्ट्स इन मार्केट प्लेसेस पे, इन ऑनलाइन पोर्टल्स पे लाए। ऑनलाइन पोर्टल पे लाने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट के कस्टमर्स हैं वो थोड़े नहीं बहुत सारे हो गए। अच्छा। जो दिन में मैं 10-15 कस्टमर्स अटेंड करता था, वो एक कस्टमर का रेंज ऑल ऑफ अ सडन बहुत ह्यूज हो गया। ये अचानक आपको जो लगा कि कस्टमर का जो बेस है बहुत बड़ा हो गया, तो ये होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आप सूरत में जो कि टेक्सटाइल हब है वहाँ पे आप साड़ी बेचते थे, ऑफकोर्स B2C में गए, क्योंकि लोगों का नॉर्मली ऑनलाइन बिजनेस के बारे में लोगों का सोचना ये होता है कि ऑनलाइन बिजनेस में चीज़ें अच्छी नहीं आती है, कुछ बीच में चेंज हो जाता है, क्योंकि अभी भी मार्केट हम बोले तो उतना मैच्योर नहीं है। दूसरा, लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं वो तो बड़े शहर वाले और आज की नई जनरेशन के लोग ही करते हैं। तो आप जो बता रहे कि इतना बड़ा कस्टमर बेस बन गया, तो क्या वजह रही होगी इसके पीछे? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के ही लोग ऑनलाइन की चीज़ें बाई करते हैं। टियर 2 के, टियर 3 के सिटीज, यानी जो छोटे शहरों के लोग हैं वो भी ऑनलाइन खूब अच्छे से बाई करते हैं। डिपेंड आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑनलाइन में। ओके। अगर आपका प्रोडक्ट रेंज थोड़ा रीजनेबल रेट का है, कम दाम का है, तो छोटे शहरों के लोग बड़े चाव से उसको बाई करते हैं। क्या बात। और अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे उसमें बाई करते हैं। तो आपने जब शुरू किया तब से लेके आज तक आपकी जो ऑनलाइन सेल की जर्नी रही, वो और ऑफलाइन सेल आप पहले ऑलरेडी करते थे, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, या दोनों में क्या अपने अपने दोनों के एक तरीके हैं? हाँ, तो इन दोनों तरीकों के बारे में आपका एक इवैल्यूएशन क्या रहा? ऑफलाइन के अंदर हम लोग जो हमारे कस्टमर होते थे उसका एक लिमिटेड कस्टमर्स के साथ ही हमको डील करना होता था जी। कि 10-12 कस्टमर्स हैं, एक दिन में हम 10-12 से ज़्यादा डील नहीं कर पा रहे थे, और रिपीटेडली 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद वो आते थे वापस। तो हम उनको जो अपना कलेक्शन दिखाते थे जी। वो कलेक्शन देखते थे, उसके बाद ये ऐसा कहते थे जैसे ये तो लास्ट वाला ही है। हाँ, वो आए और उन्होंने देखा कि भाई लास्ट टाइम मैं आया था वो सेम ही डिज़ाइन है, कुछ नया है क्या? अच्छा। कुछ नया दिखाइए। हर 15 दिन में अगर कोई किसी का आना हो रहा है या हर महीने किसी का आना हो रहा है, तो उसमें हमको रोज नई डिज़ाइनें, रोज नए डेवलपमेंट करने पड़ते थे। ऑफलाइन में ये एक लिमिटेशन है कि भाई एक आपके पास ग्रुप ऑफ कस्टमर है, यानी कोई 50 आदमियों का कस्टमर ग्रुप है, या 100 आदमियों का है, या 200 आदमियों का है, या 500 आदमियों का, एक लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन है। ऑनलाइन में ये चीज़ें नहीं है। ऑनलाइन में आपको पैन इंडिया मिल रहा है, ग्लोबल मिल रहा है, मतलब ऐसे तो करोड़ों लोग आपके प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। और जब आप ऑफलाइन में कोई एक साड़ी बनाते हैं तो उसकी एक आपने 200 साड़ी बना ली, 500 बना ली, ऐसा होता है क्योंकि उसके बायर्स लिमिटेड है। जब ऑनलाइन के अंदर आप उसी प्रोडक्ट के 2000 पीस भी बेच सकते हैं, 5000 पीस भी बेच सकते हैं, 10,000 पीस भी बेच सकते हैं। अभी आप कितने पीस बेचते हैं ऑनलाइन में? अभी हमारे डेली की सेल नियर अबाउट 20,000 पीसेस पर डे की है। क्या बात है। लोग तो ऐसे बता रहे हैं कि अभी जो माहौल है वो मंदी का माहौल है, मार्केट में उतना व्यापार नहीं है, और वो दौर के अंदर अगर आप बोल रहे हैं कि डेली 15-20 हज़ार के आसपास आपकी साड़ीज बिक रही है, तो
आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मंदी जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? ये मंदी नहीं, एक्चुअली हमारे पास जो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है वो लिमिटेड है। अगर आपने अपने सेम कस्टमर्स को आप डील कर रहे हैं और बहुत सारे दूसरे नए कस्टमर तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर लिमिटेशन, उसकी वजह से आपको मंदी लग रही है। अच्छा, लेकिन ऑनलाइन में आप एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं, डेली आपको नए कस्टमर्स मिल रहे हैं, तो आपका बाइंग बहुत इजी हो गया, तो आपके प्रोडक्ट इजीली बिकेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ये प्रयास करते हैं, अपना खुद का एप्लीकेशन बनाते हैं, फिर वो प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं और लोगों के साथ जुड़ के उस प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि आपका इतना अच्छा सेल है, आप ऑनलाइन इतना अच्छा माल बेच भी रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि खुद का एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करना चाहिए? जैसे Myntra है तो खुद अपने आप में एक टेक्सटाइल का प्लेटफॉर्म है जो भी गारमेंट्स बेचते हैं, अजियो है जो गारमेंट और एसेसरीज पे काम करते हैं। तो आप क्योंकि इतने सालों से बिजनेस में है तो ये एक एस्पिरेशन होता है कि हमारा भी एक ऐसा पोर्टल हो जाए, तो कभी आपको उस तरफ झुकाव नहीं हुआ? इसमें मैं आपको एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा और मेरे जितने भी इंटरव्यू देख रहे हैं सब जी फ्रेंड्स को भी, कि जिस चीज की हमारी एक्सपर्टीज है, जैसे मेरी एक्सपर्टीज है साड़ी बनाने की जी, तो हमें वही काम करना चाहिए। हमारी एक्सपर्टीज के अलावा कोई पोर्टल डेवलप करने के काम में नहीं लग जाना चाहिए। आजकल मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो थोड़े दिन ऑनलाइन का काम स्टार्ट करते हैं और धीरे से वो अपनी खुद की वेबसाइट डेवलपिंग के काम में लग जाते हैं। तो जो उनका मेन कोर होता है कि भाई हमको अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना है, वो उस मेन लाइन से हट के वेबसाइट डेवलपिंग के काम में लग जाते हैं जी। तो वो चीज हमको अवॉइड करना चाहिए। हमको जब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, जबोंग, मीशो, ये इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी बन के तैयार हैं और इनके पास ग्रुप ऑफ कस्टमर बहुत बड़ा है, तो हमें इन पोर्टलों के सहारे ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहिए, जिससे आपकी सेलिंग बहुत जल्दी इंप्रूव भी हो जाएगी, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे से बिकने भी लग जाएंगे और आपको एक अच्छा कस्टमर बेस मिल जाएगा, रेडीमेड मिल रहा है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है। उनके पास ऑलरेडी है। जैसे ऑफलाइन के अंदर हम लोग कोई भी कपड़ा बेचना चाहते हैं तो किसी एजेंट के माध्यम से हमें कस्टमर्स मिलते हैं। ये कंपनियां एक तरह से एजेंट है हमारी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। इनके माध्यम से हमें बहुत अच्छे कस्टमर्स मिल सकते हैं। दर्शक मित्रों, अंकुर जी की ये बात बहुत ही अपीलिंग है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसी है या हमारा जो एक काबिलियत है, हम उस पर काम करेंगे और बाकी जितने भी माध्यम है अगर उनके साथ हम सेल करेंगे तो शायद हमारी सेल बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। ये एक सोच का फर्क होता है कि जब तीसरी जनरेशन, थर्ड जनरेशन बिजनेस में होती है, एक यंग माइंडसेट जो होता है कैसे डिफरेंटली सोचता है। ये मैं कहूँगा कि अंकुर जी आप उसकी एक मिसाल है कि नई जनरेशन एक डिफरेंट तरीके से कैसे सोचती है, ये आपने बहुत अच्छे से बताया। हमने दोनों को कंपेयर भी किया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये डिफरेंस है। अगर किसी को ऑनलाइन बेचना है और वो चाहे कि आपके साथ जुड़े, अभी आप अकेले कर रहे हो या आपके साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं? नहीं, मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं जी। मुझे काफी व्यापारियों का सपोर्ट है और उनके सपोर्ट से आज हम लोग इतना अच्छा सेल कर पा रहे हैं। हर आदमी हर चीज नहीं बना सकता है। जी बिल्कुल सही बात। कुछ आदमियों से मैं एम्ब्रॉयडरी वाली हमें साड़ी मिल रही है, किसी आदमियों से हमको प्रिंट का साड़ी मिल रहा है जी। सबके सहयोग से आज हर आदमी ऑनलाइन बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास एक टीम नहीं है, एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उन्होंने मेरे माध्यम से आज ऑनलाइन के अंदर अपनी चीज़ों को बेचना शुरू किया है। उनको ऐसा लगता है कि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और वो बेच सकते हैं, तो वो मेरे थ्रू, मेरे को दे के, मेरे माध्यम से वो लोग आराम से ऑनलाइन बेच सकते हैं। मतलब उनके लिए आप फ्लिपकार्ट या नहीं, हमारी टीम वर्क बन जाती है सर। वो मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट, आप सारी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं क्योंकि मैं सारी प्रोडक्ट्स तो नहीं बना सकता, तो एक टीम वर्क हो जाता है कि वो लोग प्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं और हम लोग एक डिस्पैचिंग एंड सेलिंग पार्ट देख लेते हैं, तो एक टीम वर्क के साथ वो चीजें स्मूथ रनिंग हो जाती है। अगर हमारे दर्शकों में से कोई आपके साथ जुड़ना चाहे बिल्कुल,
उनको किस तरह से आप जोड़ सकते हैं? जैसे उनकी ब्रांड से आप बेचते हैं या अपनी ब्रांड से बेचते हैं, या सिर्फ आप उनको एक डिस्पैच के माध्यम से उन्हीं की ब्रांड को पोर्टल पे लेके जाते हैं? किस तरह से वो जुड़ सकते हैं? जैसे जो भी हमसे जुड़ना चाहे वो हमसे आके मिल सकता है, या कोई अपना ऑनलाइन का बिजनेस खुद स्टार्ट करना चाहे वो भी आके मेरे से मिल सकता है। उनको कोई भी डिफिकल्टी फेस आउट हो रही हो कि भाई मैं ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ, कोई फ्लिपकार्ट पे बेचना चाहता हूँ, उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे उनको अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे डिस्प्ले करनी है, कुछ भी समझना हो, काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं। मैं उनके साथ डिस्कस करके उनको गाइड करता हूँ कि भाई आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं काम, और वो आज बहुत अच्छे सक्सेसफुल भी हैं। जी, तो अगर किसी को ऑनलाइन जुड़ना है तो आपके साथ जुड़ सकते हैं जैसा आपने बताया। बिल्कुल। और आप उनको गाइड भी करते हैं, हाँ तो जी। कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि जब ज़्यादा लोग सेम इंडस्ट्रीज के आपके साथ जुड़ते हैं, तो जैसे लोकल मार्केट में रहता है कि लोग अपनी मोनोपोली या अपना जो एक सीक्रेट एरिया होता है वो लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, जब आप ऑनलाइन में ये सब लोगों को सिखा देते हैं और आप ही के अड़ोस पड़ोस वाले 5 लोग आपके साथ ऑनलाइन माल बेचना शुरू करते हैं, तो कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप खुद ही अपने लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं? नहीं सर, इसमें क्या है कि कस्टमर का डेटाबेस बहुत बड़ा है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, हम अकेले सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते जी। और सबके अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं, सबके अपने अपनी वेराइटीज़ हैं, सबके अपने अपने प्राइस पॉइंट्स हैं, तो अलग अलग कस्टमर्स को जितनी ज़्यादा वेराइटीज़ जितनी ज़्यादा वो मिलेंगे, और एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है उसमें और मज़ा भी आता है। अगर रेस में एक साथ 10 जन दौड़ेंगे तो फर्स्ट नंबर आने का मजा है, और अगर हम अकेले ही दौड़ेंगे बिल्कुल तो उसका कोई मजा अब नहीं हम है। पहले ही है और तो कोई आगे है ही नहीं। तो इट्स अ हेल्दी कंपटीशन, और मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि भाई कोई आदमी मेरे से कोई चीज़ ऑनलाइन के बारे में समझना चाह रहा है और मैं उससे कोई चीज़ छुपाऊं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है सर। इट्स वेरी इजी, कोई भी कर सकता है, जिसको लैपटॉप चलाना आता है, जिसको मोबाइल चलाना आता है, वो इजीली वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही इजी होती है, तो सारे यंगस्टर्स जितने भी हमारे हैं वो सब इसमें अगर जुड़े और बहुत अच्छा हम लोग एक बिजनेस डेवलप कर सकते हैं सर। तो अभी आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात हमारे पीएम साहब भी कर बिल्कुल, रहे हैं और बोनेरो ब्रांड पंडित भी उसी क्षेत्र में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। वस्त्र ऐप जो हमारे स्पॉन्सर है वो भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं, तो ये बहुत तय है कि आने वाला समय वो डिजिटल युग है। तो अभी आपका जो ऑनलाइन कस्टमर बैंक जो है उसमें अगर हम बाइफरगेट करें कि भाई मेट्रो सिटी में कितना होगा या टीयर 2 टीयर 3 सिटी में कितना होगा, तो थोड़ा सा हमारे दर्शक मित्रों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा है कि ऑनलाइन बिजनेस तो मेट्रो सिटी में ही चलता है। तो आप इतने टाइम से कर रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव है इन दोनों के बारे में? सबसे ज़्यादा सेल जो हमको ऑनलाइन में आ रही है वो ईस्ट इंडिया में से आ रही है। अच्छा। ऐसा इलाका जो पहाड़ी इलाका है, हाँ जी। जहाँ पे मॉल्स नहीं है, जहाँ क्या पे बात है? घरों से जो मार्केट है वो काफ़ी दूर है। सेकंड, हमको जो सेल ज़्यादा आती है वो साउथ से आती है, फिर नॉर्थ से आती है, फिर वेस्ट से आती है। मेट्रो सिटी से जितनी सेल नहीं आती उससे अलावा जो छोटे शहर हैं वहाँ से ज़्यादा सेल आती है, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी वैरायटीज़, इतनी अच्छी चीज़ें जी। शॉप्स पे अवेलेबल होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके। ऑनलाइन में उनको वो चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है और वो इजीली उनके घर तक पहुंच जाती है। छोटे शहरों में क्या होता है कि मार्केट जो है वो घर से काफ़ी दूर है, हाँ जी। तो मार्केट जाना, वहाँ पे परचेजिंग करके वापस आना, इट्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन वही लोग अगर ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं तो वो इजीली अपनी मनपसंद चीज़ घर बैठे ही मंगा सकते हैं। यानी आपका अनुभव ये है कि रादर देन मेट्रो सिटी, यस, छोटे शहरों के लोग ज़्यादा बाई कर रहे ज़्यादा हैं बाई कर रहे हैं कंपेयर टू द बिग मेट्रो सिटीज। यस, हमारे दर्शकों के लिए भी शायद ये ताज्जुब की बात होगी, क्योंकि अक्सर हम लोग ये मानते हैं कि जो एजुकेटेड लोग हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोटे छोटे गांव और जो टाउन प्लेसेस है वहाँ से भी लोग बहुत अच्छी शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं। तो हमारे लिए ये मार्केट बहुत बड़ा है, जैसा आपका अनुभव भी रहा है। मैं थोड़ा सा और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब भी हम कोई नई सोच लेके जाते हैं, आप नई जनरेशन के हैं, आपने जब परिवार में ये सोच रखी होगी कि मुझे अब ऑनलाइन पे बहुत बड़े पैमाने पे इसको डेवलप करना है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस, थोड़ा सा
विरोध तो वहाँ पे भी हुआ होगा कि हम टेस्टेड होके सालों से अपना बिजनेस कर रहे हैं और आप ये ऑनलाइन का जो लेके आ रहे हो तो चलेगा नहीं चलेगा, वो डिलेमा उनके लिए भी होगा। बिल्कुल। जब मैंने अपने फादर से ये बात शेयर करी थी कि भाई हमें ऑनलाइन का काम स्टार्ट करना है, तो उन्होंने हंस के मुझे एक बात बोली, ये साड़ी है अंकुर, ये साड़ी तो ऐसी चीज होती है कि जब तक आदमी उसको लगा के देखता नहीं, लगा के देख नहीं लेगा, उसके कपड़े को छुएगा नहीं, तब तक कोई खरीदेगा नहीं। और हम लोग जो कैटलॉग बनाते हैं या हम जो फोटोज बनाते हैं वो हम होलसेलर्स को दिखाते हैं, ना कि एंड यूजर को। तो होलसेलर को तो मालूम होता है कि हमारा कपड़ा क्या है, हमारी वैरायटी क्या है, तो वो डिजाइने देख लेता है। लेकिन जो एंड यूजर है उसको तुम कैसे सेटिस्फाइड करोगे? तो ये चैलेंज है, नहीं बिक सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि साड़ी फोटो दिखा के कोई औरत क्यों खरीद लेगी, ऐसा एक उनके मन में डाउट था और वो उन्होंने मेरे साथ ये बात शेयर करी। लेकिन ये डाउट हमने एज अ चैलेंज लिया कि भाई ये बात वाकई में ट्राई करनी चाहिए, अपने को देखना चाहिए कि भाई फोटो से आखिर में चीज़ बिकती है कि नहीं बिकती है। लेकिन वो पॉसिबल हुआ सर, जब हमने फोटो साथ में रखी, उसके साथ हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखी कि हमारी क्वालिटी कौन सी है, क्या क्वालिटी में कैसा फॉल फील आएगा, क्या कितने मीटर की साड़ी है, ये सारी चीज़ें देख के लोग बाग उसको पढ़ के चीज़ें परचेज करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे ऑर्डर आने लगे और चीज़ें स्मूथ होने लगी तो बड़ा अच्छा लगा और फिर ऐसा लगा कि नहीं, साड़ी बिक सकती है। तो जो ऑनलाइन आपका जो टर्नओवर आज चल रहा है या जितने भी पीस आप बेच रहे हैं और ऑफलाइन पीस जो आपके बिकते हैं, ऑफलाइन में ज़्यादातर B2B भी आपका होगा, हाँ जी। तो ये दोनों का रेशियो भी क्या चल रहा होगा आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में? ऑफलाइन में जितना हमारा रेशियो है आज, उससे हमारा 3 गुना ज़्यादा रेशियो ऑनलाइन में सर। क्या बात है, मतलब B2C में आप 3 गुना ज़्यादा माल बेच रहे हैं जो कि आप यहाँ पे लोकल मार्केट में बेचते हैं। यस। कितने सालों में आपने ये अचीव किया? जैसे ऑफलाइन का बिजनेस तो हमारा काफ़ी पुराना है ही, ऑनलाइन बिजनेस हम लोग लास्ट 5 ईयर्स से कर रहे हैं और लास्ट 5 ईयर्स में हमारी ये ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से आगे आई है। लास्ट 3 ईयर्स में जब कोरोना इंडिया में आया था तो लॉकडाउन लग गया था, तो बहुत सारे लोग जो है घर बैठे थे, टेक्सटाइल बिजनेस पूरा काफ़ी लो डाउन हो गया था, कस्टमर्स आ नहीं रहे थे, तो उस समय ऑनलाइन बिजनेस का एक बहुत बड़ा ग्रोथ आया है, एडवांटेज मिला है। बहुत लोग ऑनलाइन से जुड़े हैं, बहुत सारे नए कस्टमर्स इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और बहुत जोरों से परचेजिंग हुई है। तो ये जो सेल है दुगनी 3 गुनी नहीं, 10 गुनी, क्या बात है, 20 गुनी बढ़ी है सर। तो दर्शक मित्रों, ये भी बहुत अजीब बात है क्योंकि जितने सालों से बिजनेस कर रहे थे वही टर्नओवर आज 4 या 5 साल में उन्होंने इक्वल कर दिया ऑनलाइन माध्यम से। अब इतनी बात जब ऑनलाइन की हो ही रही है तो मुझे थोड़ी क्यूरोसिटी भी हो रही है और मैं जानना भी चाहूँगा और शायद हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने कुछ डेटा एनालिसिस अगर किया हो कि ऑनलाइन जो परचेस करने वाले हैं उनमें यंगस्टर्स का रेशियो क्या है और जो अबव 40 या 45 प्लस है उनका रेशियो क्या है, ऐसा कभी कुछ डेटा एनालिसिस? डेफिनेटली ऑनलाइन का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप डेटा एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं जी। आजकल पूरा जो कस्टमर बेस है वो डेटा बेस के ऊपर ही हो गया है। बिल्कुल। इसमें आपको प्रॉपर्ली मालूम चलेगा कि 15 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स के बीच के भी खूब सारे बायर्स हैं। अच्छा। जो साड़ी परचेजिंग करने में बिलीव करते हैं। क्या बात है, 15 से 20 साल? यस, 15 से लेके 20 साल के जो लोग हैं वो साड़ी भी खूब अच्छे से बाय करते हैं, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा परचेज ये लोग करते हैं। 21 से लेके 35 का भी अच्छा एक रेशियो है एंड उसके अबाव भी बहुत अच्छा रेशियो है। हर उम्र के लोग बहुत ही ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं बाइंग में, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़े हैं। जैसे मैं यंगस्टर्स की बात करूं, अगर कोई कॉलेज में फंक्शन है, 10 फ्रेंड्स हैं जो एक जैसी साड़ी पहनना चाहते हैं जी, तो वो अगर किसी रिटेलर के यहाँ जाएंगे और वो कहेंगे कि मुझे सेम कलर सेम डिजाइन की हमको 10 साड़ी चाहिए, तो शायद उनको रिटेलर मना कर देगा कि मैडम मंगवाना पड़ेगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आज आप ऑर्डर दे दीजिए, हफ्ते भर में मंगवा लूंगा। लेकिन ये चैलेंज ऑनलाइन में फुलफिल हो जाता है सर। अगर उनको 10 पीस भी चाहिए सेम डिजाइन सेम कलर के, वो ऑनलाइन में पॉसिबल है सर। तो यंगस्टर्स आजकल स्कूल कॉलेज में जब जाते हैं और
एक डे मनाते हैं कि भाई कुछ स्पेशल डेज होते स्पेशल हैं डेज, जी। तो सारे फ्रेंड्स एक जैसी ड्रेस पहनना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन में अवेलेबल है। आप जो बता रहे हो उससे मुझे शायद ये लग रहा है या मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ऐसा सीन है तो ऑनलाइन जब आप काम करते हैं तो आपको इन्वेंटरी कंट्रोल बहुत बड़ा रखना पड़ता होगा, यस, क्योंकि इतने सारे पैन इंडिया में अनप्रिडिक्टेबल है। कभी बिल्कुल। ऑर्डर आए तो एक दिन में 20,000 के ऑर्डर भी आ गए, कभी आए तो 5,000 भी हो गए, कभी बिल्कुल। 30,000 भी हो गए, एवरेज 20,000 आप बेच रहे हैं, तो इन्वेंटरी बहुत बड़ी लगती है इसमें। ऑनलाइन के अंदर जितने भी ये पोर्टल्स हैं उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इतने अपग्रेडेड होते हैं कि वो फोकास्ट करके आपको बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर 10 दिन में, 7 दिन में, 30 दिन में किस रेशियो से बिका है, क्या बात है। उसकी कैलकुलेशन करके आप उसको इन स्टॉक कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन प्लानिंग उस तरह से आप कर यस, सकते हैं। इसमें कोई भी डेड स्टॉक होने का, कोई ओवर प्रोडक्शन करने का जो प्रॉब्लम एक नॉर्मल आदमी फेस आउट करता है वो इसमें कम से कम होता है। जी दोस्त दर्शक मित्रों, आज हम ऑनलाइन सेल के बारे में इतनी जानकारी ले रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप क्योंकि खुद मैन्युफैक्चरर है, आपकी डाइंग प्रिंटिंग मिल है, आप इसमें जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग आज ऐसे होते हैं कि जो ऑनलाइन मार्केट से परचेस करके भी ऑनलाइन बेचते हैं, ट्रेडर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं। तो ट्रेडर होना और खुद एक मैन्युफैक्चरर होना, ये दोनों में क्या फ़र्क होता है जब वो कोई ऑनलाइन काम कर रहा होता है? ऑनलाइन अगर कोई ट्रेडर काम कर रहा है तो उसकी एक डिपेंडेंसी है किसी सप्लायर के ऊपर जी। और अगर कोई मैन्युफैक्चरर ऑनलाइन पे अगर काम कर रहा है, ऑनलाइन में जब आपका कोई प्रोडक्ट हिट हो जाएगा तो उसके पीसेस की जो डिमांड है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स की जगह 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स बढ़ती है। तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि जो उसकी डिमांड आ रही है उसको वो एक बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स का मन ही ये होता है, जैसे हम लोग फैक्ट्री रन कर रहे हैं तो हमारा ये होता है कि कोई एक डिजाइन अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो उसका लंबा प्रोग्राम मिल जाए हमें, हम ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा मीटर हम उसको प्रिंट करें जिससे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए और एक क्वालिटी प्रोडक्ट हम उसको दे पाए। तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए ऑनलाइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जब उसकी डिमांड आएगी तो वो इजीली उसको फुलफिल कर सकते हैं, जबकि ट्रेडर डिपेंडेंट रहेगा वो किसी मैन्युफैक्चरर के ऊपर, और मार्जिन भी उनके कम हो जाते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर अपना मार्जिन चढ़ा के उनको देते होंगे। राइट। इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन और बिजनेस की बात हो गई, इनके अलावा मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपके शौक क्या रहे हैं, क्योंकि आज की यंग जनरेशन है, दे फाउंड सर्टेन एरियाज उनके लाइक के होते हैं। कई लोगों को गाने का शौक होता है, कुछ लोगों को घूमने का होता है। व्हाट इज योर हॉबी? मेरी हॉबीज हैं, जैसे मेरे को ट्रैवलिंग करने का बहुत अच्छा लगता है जी नॉर्मली, और मूवीज देखने का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है। मैं अपने फ्री टाइम में मूवीज फ्रेंड सर्कल के साथ घूमता फिरता हूँ, और एक 20-25 दिन में एक छोटा वैकेशन का बड़ा मन रहता है तो कहीं भी घुमाता हूँ मैं। क्या बात है। लेकिन ऑनलाइन तो 24/7 का बिजनेस है। मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं अगर कहीं भी मूव कर रहा हूँ और मुझे कोई भी चीज़ों की डेटा अपना स्टडी करना है, क्या सेल है, क्या स्टॉक है, क्या है, वो मैं कहीं से भी बैठ के देख सकता हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मुझे ऑफिस ही चाहिए कोई, मैं वहीं आई कैन कैरी माई लैपटॉप और मैं वहाँ से आराम से मैं सारी चीज़ें एनालिसिस कर सकता हूँ सर। अंकुर जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने कुछ एरिया में अपने डिस्पैच पॉइंट या डिस्पैच ऑफिसेज रखे हुए हैं और डेली आप करीब 20,000 साड़ीज़ का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसके पीछे आपको टीम भी बहुत बड़ी लगती होगी। हाँ जी सर, हमको एक अच्छी वेल ट्रेन टीम की रिक्वायरमेंट रहती है और हमारे पास वो वेल ट्रेन टीम है, तभी हम इतना बड़ा सेल प्रॉपरली और इजीली मैनेज कर रहे हैं। ऑनलाइन में कैसा है कि अगर किसी ने रेड साड़ी और सेम डिज़ाइन मांगी तो उसको वही साड़ी चाहिए, आप चेंज तो कर नहीं सकते। तो हमारे पास बहुत अच्छी प्रोफेशनल टीम है। आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे इस टीम के अंदर जितने मेल्स हैं उतनी फीमेल्स भी हैं। क्या बात है। ये काम इतना अच्छा और इंटरेस्टिंग है कि मेरी जो टीम है उसमें 20 साल से लेके 35 साल के बीच में ही हमारी पूरी टीम है। ओके, यंग पीपलों की टीम है, तो उनके साथ काम करके भी बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा मजा आता है। हम भी यंग फील महसूस करते हैं। यस सर जी। और ये जो आपने जैसे बताया कि 10 के आसपास लेडी एम्प्लॉय आपके यहाँ पे है आपकी टीम के अंदर, तो यंग टीम है और उनमें भी लेडी है,
तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई कल को इनकी शादी हो जाएगी, वो दूसरी प्लेस पे मूवमेंट हो जाएंगे उनका? क्योंकि बहुत सारे लोग जब एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो ये चाहते हैं कि वो टीम उनके साथ बनी रहे, और ये एक चैलेंज हमारा जो कल्चर है कि भाई लड़की की शादी होती है वो चले जाते हैं, तो ऐसा कभी आपको नहीं लगा? अब ऐसा नहीं रहा है। अब फीमेल्स भी उतने रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और बहुत आगे का प्लानिंग वो भी करते हैं। उनको भी मैरिज के बाद काम करना है जी। दे वॉन्ट टू वर्क। तो मैं ऐसा नहीं मानता, अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी की शादी हो गई और उन्होंने उसके, इनफैक्ट मेरे यहाँ पे 5-6 फीमेल्स ऐसी भी हैं जो मैरिड हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो उनको भी मैनेज कर रही है और अपना ऑफिस का वर्क भी मैनेज कर रही है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि फीमेल की तरह मैनेजमेंट हम नहीं कर सकते और कोई नहीं कर सकता है। जितना बढ़िया मैनेजमेंट एक लेडी एम्प्लॉय या एक लेडी कर सकती है उतना और कोई नहीं कर सकता है। ये बहुत खुशी की बात है कि आपके यहाँ पे लेडी एम्प्लॉय भी इतने हैं और आपने ये एक बैलेंस रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अंकुर जी, हमने सुना है कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, खास करके फ्लिपकार्ट की ओर से आप रेगुलर अवार्ड विनर रहे, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में जब आप साड़ियाँ बेचते हैं ऑनलाइन, तो थोड़ा उनके बारे में आप अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। यस, लास्ट 4 ईयर से हमको हाईएस्ट सेलिंग का अवार्ड मिलता आ रहा है। अभी रिसेंटली मुझे अवार्ड रिसीव हुआ है। मुंबई में मैं गया था, वो अवार्ड फंक्शन था, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था फ्लिपकार्ट के द्वारा। वो फंक्शन मैंने अटेंड किया था और वहाँ पे मुझे आयुष्मान खुराना से वो अवार्ड मिला था। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि ऑनलाइन में ऐसे अवार्ड लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात और एक अच्छा अचीवमेंट है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एंड आप आगे आने वाले समय में और ऐसे अवार्ड लेते रहे, हमारे युवाओं को और ऐसे प्रेरित करती रहे, ऐसी मैं चाहना रखता हूँ। धन्यवाद। तो आप जब बिजनेस शुरू किया था, जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी और आपके घर के जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा था कि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये चैलेंज होगा, और जब आज आपको इस मकाम पे देखते हैं, आप जब उनके इक्वलेंट मार्केट पेनिट्रेट करके मार्केट में माल बेच रहे हैं, तो आज आपको देख के उनको कैसा होता है? कभी उन्होंने वो शेयर किया हो तो? हाँ बिल्कुल, दे फील वेरी प्राउड कि उनको बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे लोग उनके सामने अच्छे से काम कर रहा हूँ मैं और अच्छे से सारी चीज़ें ग्रो हो रही है। दे फील वेरी हैप्पी। जाते जाते मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में आप के दिमाग में और कोई बिजनेस या कोई डाइवर्सिफिकेशन, या तो फिर इसी बिजनेस को ऑनलाइन में आप किस मकाम पे देख रहे हैं? मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी ऑनलाइन की एक शुरुआत है सर। ऑफलाइन जो बिजनेस है वो 100 साल पुराना है जी। और ऑनलाइन बिजनेस अभी 10 साल पुराना है। बिल्कुल। अभी बहुत आगे हमें बढ़ना है। इसकी सेल डे बाय डे इंक्रीज होती ही जाएगी और बहुत वास्ट वो है। आज हम पैन इंडिया के कस्टमर्स को अगर टारगेट कर रहे हैं तो वी कैन टारगेट पूरे वर्ल्ड के कस्टमर्स भी इसमें जी। और इसमें सप्लाई चेन और कस्टमर इंटरेक्शन बहुत इजी है। आपको ऑनलाइन में ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ पे आपको वेयरहाउस लगाने की ज़रूरत हो, या वहाँ पे आप अपना एक गोडाउन जैसा कुछ बनाया ताकि आप अच्छे से उसको वो एरिया को फीड कर पाए? जैसे आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा आपकी सेल्स है, तो एवरी टाइम यहाँ से वो लॉजिस्टिक अरेंज करना, उसके बजाय अगर वहीं पे आपका वेयरहाउस हो। यस, हमने जैसे हमारा ईस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से ज़्यादा ऑर्डर आने लगे थे, तो हमने हमारे ऑफिस स्मार्ट डिस्पैचिंग पॉइंट्स हमने वहाँ पे अपने ओपन कर लिए। आज हमारा एक ऑफिस बेंगलोर में है, एक ऑफिस हमारा कैलकाटा में है और एक ऑफिस हमारा बनारस में है। क्या बात है। जब हमारे पास कोई भी ऑर्डर नॉर्थ इंडिया से आता है तो हमारा बनारस ऑफिस उसको डिस्पैच कर लेता है। कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई साउथ से आ रहा है, तो हमारा बेंगलोर ऑफिस उसको फुलफिल कर लेगा। और कोई आसाम से आ रहा है या कहीं उस ईस्ट से कहीं आ रहा है तो हमारा कैलकाटा ऑफिस उसको फुलफिल कर लेगा। ऑनलाइन में ये सारा जो काम है वो एक सॉफ्टवेयर का है कि नियरेस्ट लोकेशन पे वो ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाए और वहाँ जो बायर है उसको प्रोडक्ट 48 आवर्स में कैसे पहुँच जाए, वो एक पूरा
प्रॉपर्ली हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो जो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं तो वहाँ से ऑर्डर आपके खुद के सॉफ्टवेयर पे ट्रांसफर हो जाते हैं, देन ये आप करते हो या वो अमेजोन फ्लिपकार्ट ही आपको करके देते हैं? उनके खुद के ही सॉफ्टवेयर है, उनके खुद के अच्छा। पोर्टल्स हैं, वहीं पे हमें ऑर्डर्स मिलेंगे, वहीं से हमको प्रोसेस करना है, हमको हमारे कोई सॉफ्टवेयर उसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने वही चारों लोकेशन वहाँ पे आपने डाल दिए हैं? हाँ, उनके और वो सॉफ्टवेयर। ऑर्डर वहीं से सीधा चला यस जाता है। यस। क्या बात है दोस्तों, इतनी बढ़िया अगर हमारे पास मैकेनिज्म हो, इतनी बढ़िया सिस्टम हो तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, खास करके युवा पीढ़ी से, जो कि आप बिजनेस में है तो आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स और जो युवा दर्शक है उनको आप एक मैसेज अगर देना चाहें, क्योंकि हमारे अभी तक के जितने भी एपिसोड्स आए हैं उनमें शायद आप सबसे युवा एक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं और आपने हमें भी प्रेरित किया है कि हमें आने वाले वक्त में और नए ऐसे युवाओं को हमारे इस व्यापार की बात शो में लाने चाहिए। तो हमारे दर्शकों के लिए आपका एक आखिरी मैसेज। जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं ये सबसे कहूँगा कि आप सब ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ें। कोई इसमें डरने की या कोई भी घबराने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल है, जैसे अगर आप लैपटॉप, मोबाइल या कुछ भी आप चला सकते हैं तो आप इजीली उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एक बार छोटे स्केल से स्टार्ट करिए। जब आपको फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो आपको इतनी खुशी होगी जी। और पहला ऑर्डर कब 100 में बदल जाएगा और 100 ऑर्डर कब 1000 में और 1000 कब 10,000 में, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी। दर्शक मित्रों, आज हमारे बीच थे अंकुर तुलसियान जी थे और शहर की बहुत ही जानी JR डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल से वो रिप्रेजेंटेटिव थे। और आनंद सारीज के साथ साथ आज ऑनलाइन बिजनेस में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है वो हमारे बीच मौजूद थे। हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनकी जो बातें आज हमको जानने को मिली है, मैं मानता हूँ कि व्यापार की बात, जो कि बोनेरो ब्रांड पंडित का एक बहुत ही बेनमून शो है, उसकी जो सीजन 2 है उनकी शुरुआत शायद इससे अच्छा नहीं हो सकती है। तो पावर्ड बाय वस्त्र मोबाइल ऐप का ये जो व्यापार की बात सीजन 2 में आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हुए मैं खास तौर पे इनको भी शुक्रिया कहना चाहूँगा। अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस शो में आए और हमारे युवा पीढ़ी को बहुत ही अच्छी दिशा आपने दिखाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे व्यापार की बात सीजन 2 में। थैंक यू सर। मैं भी बोनेरो ब्रांड पंडित को इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ और मेरी बातें सुनने के लिए और करने के लिए थैंक यू वेरी मच सर। अंकुर जी, आपका धन्यवाद। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारा ये जो कार्यक्रम है व्यापार की बात, और सीजन 2 के हमारे जो प्रायोजक है वो है वस्त्र मोबाइल ऐप, और उनकी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हम आपको देना चाहेंगे। दोस्तों, ये वस्त्र मोबाइल ऐप की ओर से हमारे जो भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।